नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षा परीक्षा से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड प्रश्नों का इस सेट के साथ। तो मित्रों, आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो आइए चलते हैं, अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व हमें आकर्षक लगता है तो वह हमें जीवन पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो क्या होता है, ये हम अपने ध्येय की ओर अग्रसर हो जाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं उसके व्यक्तित्व को देख करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्येय की ओर अग्रसर होना। अगला है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने में पर्यावरण की उपेक्षा नहीं है, क्योंकि पर्यावरण हमारा व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो ये जो कथन है वो कथन है आपका आग, वर्ण और नीम, कॉफ का। तो देखिए, इसको कैसे याद करेंगे। किसी भी चीज़ को हम आग में बर्न करते हैं, मैं आग में जला करके, और नीम की कॉफ़ी अगर बनाएंगे तो वातावरण से ही नीम प्राप्त होता है। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है आग, वर्म और नीम कॉफ का। ये सिद्धांत है, ये कथन है। अगला है अंतर्मुखी बालक होता है। तो अंतर्मुखी के बारे में जानते हैं कि जो सामाजिक क्रियाओं में अधिक भाग नहीं लेता है, अर्थात वह एकांत में विश्वास करने वाला बालक होता है। अंतर्मुखी बालक क्या होता है? एकांत में विश्वास करने वाला होता है। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह कहलाता है क्या? निश्चित परिस्थिति में हम करते हैं किसी व्यक्ति का अवलोकन तो वह नियंत्रित अवलोकन होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का हम सभी परिस्थितियों में अवलोकन नहीं कर रहे हैं, किसी खास परिस्थिति में कर रहे हैं, नियंत्रित परिस्थिति में कर रहे हैं, तो वह नियंत्रित अवलोकन हो जाएगा। अगला है जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है उसका सार निकलकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है। मान लीजिए कि जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है उसका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसका कहलाता है निर्धारण मान। निर्धारण कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? निर्धारण मान कहेंगे। अगला है निम्नांकित पद्धति में कौन सा व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है? निम्नांकित में से व्यक्तिगत भेद को, मान लीजिए कि अगर हम किसी क्लास में खड़ा होकर व्याख्या दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बच्चे जो बैठे हैं उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं, सबको एक साथ एक जैसा समझा रहे हैं, तो ये हो जाएगा व्याख्यान पद्धति में इस तरह का होता है। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध में जानता है कि वह क्या है तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम क्या है? मतलब व्यक्ति जब अपनी आत्मचिंतन करता है तो खुद के बारे में सोचता है कि वह क्या है और दूसरा व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचता है, तो वह आत्मचिंतन यानी आत्मचेतना कहेंगे या आत्मचिंतन कहेंगे। आत्मचिंतन के बारे में वह करके अपने बारे में जानता है। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण का प्रकार नहीं है? तो जो वातावरण का प्रकार नहीं है वह स्वयं व्यक्ति है और उसका व्यक्तित्व है। यह वातावरण का प्रकार नहीं है, बाकी ऊपर जितना लिखा है सब वातावरण का प्रकार है। व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक तथा स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो कह रहा है व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक तथा स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया था, वो थे कौन? फ्रायड थे। कौन थे? फ्रायड। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों का विस्तार कर देते हैं। यह नियम क्या है? बहुप्रतिक्रिया नियम है। मतलब कि सीखने का कुछ मुख्य नियम होता है और उसके अलावा कुछ गौण नियम भी होता है, और गौण नियम क्या करता है? वो मुख्य नियम को और विस्तार कर देता है। तो यह है बहुप्रतिक्रिया का नियम। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम क्या है?
यहाँ पे महत्वपूर्ण नियम पूछ रहा है, तो महत्वपूर्ण नियम है हस्तलेखन। कक्षा वातावरण में हाथ से लिखना जो है सबसे महत्वपूर्ण नियम। रटने का नियम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अवांछित विश्राम भी नहीं है, और व्यवस्थित अभिगम प्रक्रिया भी नहीं है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण है वह हस्तलेखन नियम है। सीखी गई प्रतिक्रिया का समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। सीखी गई क्रिया का समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है क्या? परिपक्वता। कहने का मतलब है कोई चीज़ सीख जाते हैं, उसी प्रकार की समान परिस्थिति आती है और उसमें उपयोग करते हैं, यानी हम परिपक्व हो गए तभी उस तरह की क्रिया का उपयोग कर रहे हैं, यानी यह होगा परिपक्वता। अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह दिया था किसने? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ दिए थे सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था थर्नडाइक ने। थर्नडाइक ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। थर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? तो थर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत होता है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत जो है थर्नडाइक का नियम है। मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। किसको? बालक के व्यवहार को। जिस प्रकार बालक का मूल प्रवृत्ति होगा उसका व्यवहार भी उसी प्रकार होगा। तो व्यक्ति के व्यवहार को मूल प्रवृत्ति क्या है? प्रभावित करता है। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह क्या है? अनुकूलित अभिक्रिया का सिद्धांत। पावलोव अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह था अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है क्या? मूल प्रवृत्तियों में अनुभव जो है वो आवश्यक होता है। मतलब कि जिस प्रकार का अनुभव होता है उस प्रकार की हमारी प्रवृत्ति होती चली जाती है। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक विभिन्नता का अंश है। यह परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी थी स्किनर ने। मतलब कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व व्यक्तिक विभिन्नता का अंश है, वह है स्किनर ने कहा था। थर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। तो थर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम नहीं है, वो है सदस्यीकरण। क्योंकि उपरोक्त में जो भी नियम है सब थर्नडाइक के नियम है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और परिणाम का नियम, ये थर्नडाइक का नियम है। ये सिर्फ ये सदस्यीकरण का नियम नहीं है। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले कौन है? बुद्धि भी है, प्रयत्न भी है और अनुभव भी, अर्थात उपरोक्त में सभी इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे है व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। कौन सा? व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? अनुकरण। जिस प्रकार हम अनुकरण करते हैं उसी प्रकार हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। हम मनुष्य को दुखी देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते हैं, यह क्या है? निष्क्रिय सहानुभूति है। जिस सहानुभूति में क्रियाशीलता होती है वह होता है सक्रिय सहानुभूति। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से। बालक के व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। दूसरे व्यक्तियों में संवेग देखकर हम उसका क्या करने लगते हैं? तो दूसरे व्यक्ति में संवेग देखते हैं तो हम उसका अनुभव करने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है तो हम अनुभव करते हैं कि उसको बहुत कोई कठिन मतलब कि समस्या है, कोई दिक्कत है, इसलिए वो व्यक्ति रो रहा है। उसका अनुकरण नहीं करते हैं, वो रोने नहीं लगते हैं, हम उसका अनुभव सिर्फ करते हैं। निष्क्रिय सहानुभूति होती है क्या? निष्क्रिय सहानुभूति है मौखिक और कृत्रिम। मुंह से सिर्फ कहते हैं कि वो बहुत गति हो गया, लेकिन ये निष्क्रिय सहानुभूति है कि मुंह से कहेंगे और वो कृत्रिम होती है, उसका अनुभव नहीं कर पाते हम।
स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है? स्किनर ने 4 प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? कोहलर का अधिगम सिद्धांत जो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक जो है वो प्रेरणा भी है, उचित वातावरण भी है, परिपक्वता भी है और उपयुक्त में सभी हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हमारा प्रश्नों का ये सेट खत्म होता है। मित्रों, आपसे आग्रह है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ ही इस प्रश्नों का सेट समाप्त। जय हिंद, जय भारत।